Hello everyone. Today's topic is ECG. ECG. ECG means इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब क्या है अपना कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कि हार्ट में पास हो रही है उसको एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं अपना, उसको बोलते हैं ECG. ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. उसी तरीके से अगर ब्रेन में क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर अपन देखने वाले ग्राफ पे होंगे तो उसको बोलते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी. एन्सेफेलो बोले तो ब्रेन बोलते हैं. उसी तरीके से अगर मसल करते हैं बोलते EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी. ठीक है, तो ECG हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में जो भी नॉर्मल है वो बताता है. अगर उसमें अबनॉर्मलिटी कुछ आती होंगी तो वो तुमको ECG में दिख जाती है. ठीक है, उसी तरीके से हार्ट का अगर फिजिकल एक्टिविटी अगर तुमको देखना है तो उसको वो इको से दिखता है. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की देखने के लिए ECG करते हैं अपन. हार्ट की फिजिकल एक्टिविटी या फिर वॉल कैसा है फिजिकली देखना है उसका तो इको से देखते हैं अपन अच्छे से. उसी तरीके से हार्ट का अगर ब्लड सप्लाई बराबर से है कि नहीं, जैसे कि राइट कोरोनरी आर्टरी से और लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी जो कि दो मेन ब्रांचेस हैं उसके हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले, उनके अंदर वो नॉर्मल फ्लो है या फिर ब्लॉक है कहाँ पे देखने के लिए अपन कार्डियो एंजियोग्राफी करते हैं. ठीक है, तो एंजियोग्राफी जो है हार्ट के वेसल्स देखती, एको जो है तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी देखती और ECG जो है तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखती. ठीक है, हार्ट का मेन 3 टेस्ट है. कमिंग बैक टू ECG. अब ECG में होता क्या है असल में हार्ट में जो है ना SA नोड है जो कि किंग जैसा एक्ट करता है, जहाँ पे इम्पल्स जनरेट होता है हार्ट में, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है वहाँ से और वही ऑर्डर भेजता है बाकी एट्रिया को और वेंट्रिकल को. उस चीज़ को अपन ECG ग्राफ पे रिकॉर्ड करते हैं. अब ECG कैसा होता है, ECG में जो है बड़े बॉक्स होते हैं और बड़े बॉक्स के अंदर छोटे बॉक्सेस होते हैं. बड़े बॉक्स के अंदर जो है 5 स्मॉल बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल होते हैं, 5 स्मॉल बॉक्सेस वर्टिकल होते हैं. ठीक है, इस हिसाब से पूरा ECG का ग्राफ जो है बने वाला होता है. अब उसमें कैलिब्रेशन होता है कि ECG मशीन का जो डिफ्लेक्टर है जिसपे से तुमको ECG का ऐसा पैटर्न मिलते हैं PEQRST, तो वो डिफ्लेक्टर कितने स्पीड से रन करना चाहिए, उसकी स्पीड जो है 25 mm/s है. स्टैंडर्ड वैल्यूज है ये. दूसरा जो है उसका कैलिब्रेशन की जो वैल्यू होती है वो 10 mm होती है, वो जो कि 1 मिलीवोल्ट होता है. ये स्टैंडर्ड ECG मशीन की सेटिंग्स है. इसी हिसाब से ECG को रिकॉर्ड करना चाहिए सर. वर्ल्ड में कौन से कहीं पे भी जाओगे तो इसी रीडिंग के हिसाब से अगर तुम ECG देख रहे हो तो सेम आएगा. अगर इसमें अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज में अगर तुम चेंज कर दोगे तो ECG के अंदर भी चेंजेस आएंगे, इसीलिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू बना रखिए. ठीक है, अगली चीज ये है ECG में लीड्स कितने होते हैं. 6 लिम लीड्स होते हैं और 6 अपने चेस्ट लीड्स होते हैं. 6 लिम लीड्स कौन से 1 2 3 AVR AVL AVF और V1 V2 V3. ये V1 से V6 जो है ये चेस्ट लीड्स है. 1 2 3 AVR AVL AVF लिम लीड्स है. असल में इतना सारा जो है ना इसमें कंफ्यूजन नहीं होना. इसमें डिटेल में किसको पढ़ना है तो अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिक इतना समझने की चीज़ है. ये जो लिम्ब और चेस्ट लीड्स जो होते हैं ये सिर्फ हार्ट को अलग अलग एंगल से देखते रहते हैं बस. यानी कि अलग अलग एंगल से अपन सिर्फ फोटो लेके उसका ग्राफ में बताते हैं. हर एक लीड जो है अलग अलग एंगल से फोटो लेके सिर्फ बताती है. जैसे कि हम 2 3 AVF जो है इंफीरियर साइड से देखती है, यानी कि हार्ट को नीचे से देखती है, नीचे के कैमरे से देखती है. और 1 और AVL जो है लेफ्ट साइड से देखती है. AVR जो है राइट साइड से देखता है. और चेस्ट लीड्स जो होते हैं तुम्हारे सामने से हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखते हैं. V1 V2 V3 V4 V5 V6 तो सामने प्लेन से. अब मुझे बोलो पोस्टीरियर साइड से कोई लीड देख रही है क्या? नहीं देख रही है. इसी वजह से अगर तुमको सस्पेक्ट है कि पोस्टीरियर वॉल MI है तो उस टाइम पे तुम्हारे को पोस्टीरियर लीड्स की ECG निकालना पड़ता है. इसलिए तुम क्या करते हैं, यहाँ के जो लीड्स के एक बार ECG निकल गई तो यहाँ के कुछ V4 V5 V6 को निकाल के पीछे साइड से लगाना है बस. तो वो कितना हो जाएगा, V7 V8 और V9 हो जाएगा. इस हिसाब से तुमको पीछे का पोस्टीरियर वॉल का दी जाएगा. ठीक है, इसलिए पोस्टीरियर वॉल MI सस्पेक्टेड होगा तो V7 V8 V9 की ECG अपन निकालते हैं. तो ये सब जो था अपना बेसिक ECG का ग्राफ कैसा होता है देखे.
उसमें लीड्स कितने देखते हैं अपन, वो देख लिए। ये बेसिक था सिर्फ ईसीजी के बारे में। अब अपन असल में देखेंगे असल में ईसीजी में होता क्या है हार्ट में, जो कि तुमको ईसीजी में दिखता है। देखो एसए नोड जो है तुम्हारा पेस मेकर है, यही सिग्नल जनरेट करता है और ऑर्डर भेजता है। तो ऑर्डर पहले जो है तुम्हारा एसए नोड से जो है एट्रिया को ऑर्डर जाता है। एट्रिया को ऑर्डर जाने के बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सिग्नल यहाँ से ऐसा जाएगा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में, और उसी ड्यूरेशन में एवी नोड तक सिग्नल पहुंचेगा। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिग्नल एवी नोड तक पहुंच जाएगा। अब ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ईसीजी पे कुछ ना कुछ तो ग्राफ बनेगा, तो उसको अपन पी से डिनोट करते हैं। कभी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो भी पास होगी हार्ट के अंदर, तो ईसीजी पे कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कोई भी पास नहीं हो रही है तो तुमको फ्लैट लाइन आती है, और तभी तो तुम डिक्लेयर करते कि पेशेंट डेड हुआ है। ठीक है, इसलिए कभी भी ईसीजी में कौन सा भी डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, फ्लैट लाइन आ रहा है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कोई भी पास नहीं हो रही। ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए एट्रिया में जैसे सिग्नल पास हुआ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो पी वेव बनता है, और तब तक ड्यूरेशन तक एवी नोड तक सिग्नल पहुंच जाता है। एवी नोड को पहुंचने के बाद यहाँ पे रुक जाता है, और वो सिग्नल वहाँ पे थोड़ी देर के लिए डिले होता है। वहाँ से चैनल्स जो रहते हैं वो स्लो रहते हैं, वहाँ से आगे बंडल ऑफिस तक जाने को थोड़ा टाइम थोड़ी देर रुक जाता है वहाँ पे। जैसे टोल नाके पे जैसे गाड़ी रुक जाती तो उस तरीके से रुक जाती, उसके बाद इसी वजह से फ्लैट लाइन आ जाता है। उसको पीआर सेगमेंट बोलते हैं ये पार्ट को। पीआर सेगमेंट मिसनॉमर है क्योंकि इसमें आर वेव नहीं आती है, क्यू वेव काउंट नहीं होती है, ये सिर्फ सेगमेंट को पीआर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सिग्नल आगे बंडल ऑफिस को जाएगा, सेप्टम्स के थ्रू ये पूरे इसमें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जो है क्यूआरएस से डिनोट होता है। क्यू जो है सेप्टम को डिनोट करता है, सेप्टम के कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, तो क्यूआरएस से डिनोट होता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के स्टेट में थोड़ी देर के लिए रुक जाता है हार्ट, इसी वजह से तुम्हारा एसटी सेगमेंट फ्लैट लाइन बन जाता है। ठीक है, उस टाइम पे एसटी सेगमेंट फ्लैट लाइन बनता है। एस वेव जहाँ पे खत्म होती है और एसटी सेगमेंट जहाँ पे शुरू होती है उसको जे पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका, एसटी सेगमेंट बना, रिलैक्सेशन होता है। रिलैक्सेशन हार्ट का जो है टी वेव से डिनोट होता है। अब इसमें जो रहा एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन टी वेव से हुआ, एवी नोड पे जो डिले है नॉर्मल जो चीज है वहाँ पे रुकने को पीआर सेगमेंट हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन क्यूआरएस से हुआ, कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का स्टेट जो है वो एसटी सेगमेंट हुआ, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन जो है टी वेव हुआ। लेकिन अब एट्रिया का रिलैक्सेशन कहाँ पे है? एट्रिया का रिलैक्सेशन जो है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होता है, लेकिन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इतना पावरफुल होता है कि क्यूआरएस वेव बनती, इसके अंदर एट्रिया का रिलैक्सेशन वेव गायब हो जाती, तो वो तुमको कभी मिलने वाली नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने को एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एट्रिया का रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिलता है। कमिंग फर्दर, तो अभी समझ में आया। तो अगर एट्रिया का जो प्रॉब्लम, अगर डिसीज अगर कोई होगी तो तुम्हारे ईसीजी में कहाँ पे चेंज मिलेगा? एक तो पी वेव में मिलेगा। ठीक है, अगर एवी नोड में अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो तुमको ईसीजी में कहाँ पे चेंज मिलेगा? पीआर सेगमेंट में मिलेगा। अगर वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो तुमको क्यूआरएस में प्रॉब्लम मिलेगा और एसटी सेगमेंट में दिखेगा। वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन में अगर प्रॉब्लम है तो वो टी वेव से दिखेगा। ठीक है, तो कम कुछ डिसीजेस देख सकते हैं अपने से, जैसे कि ये नॉर्मल तो अपन कंडीशन हुआ। एएफ में सिग्नल कहीं से भी बनता है, एसए नोड छोड़ के, तो सिग्नल कहीं से भी बनता है और सिग्नल पास होना चालू होता है एट्रिया में, लेकिन एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कराता नहीं। वो सिग्नल इतना पावरफुल नहीं होता कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कराए, लेकिन सिर्फ फिब्रिलेशन जैसा होता है सिग्नल, जिस वजह से एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है लेकिन सिग्नल बनता है इसमें। तो कुछ सिग्नल वेंट्रिकल तक पास हो जाते, कुछ नहीं होते, इस वजह से तुमको फिब्रिलेटिंग लाइक वेव बन जाती, और वेंट्रिकल कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कभी सिग्नल मिल रहा है उसको, जिस वजह क्यूआरएस नॉर्मल मिलेगा, और कभी कभी नई सिग्नल पास हो रहा है आगे एवी नोड से आगे,
जिस वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्यूआरएस दिखेगा भी नहीं, इसी वजह से इरेगुलर दिखता है एफ। उसी तरीके से तुम्हारा एट्रियल फिल्टर है कि कहीं से सिग्नल एट्रिया के सेल से सिग्नल जनरेट होता है ऐसे नोड की जगह पे, जो कि तुम्हारा एक सर्किट में अटक जाता है, जिस वजह से तुमको ऐसे फिब्रिले फ्लटर लाइक वेव्स बनना चाहिए, सॉटूथ पैटर्न बन जाता है, तो ऐसे वेव्स बनना चालू होते हैं। और उसमें भी रेगुलर हो सकता है, वो इरेगुलर हो सकता है। एएफ जो है इरेगुलर होता है, एट्रियल फिल्टर जो है रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर। इसमें रेगुलर और इरेगुलर का मतलब ये है कि रेगुलरली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि एट्रिया से सिग्नल जो एबी नोड से पास हो रहा है आगे, वो रेगुलर टाइम पे इंटरवल पे पास हो रहा है। और अगर इरेगुलर टाइम ड्यूरेशन पे पास होकर आगे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करा के क्यूआरएस बनता होगा तो उसको इरेगुलर बोलते हैं। उसी तरीके से एसवीटी में जो है एवी नोड में री एंट्रेंट सर्किट बन जाता है या डायरेक्टली एक सर्किट बन जाता है, जिस वजह से सिग्नल जो है एट्रिया से डायरेक्ट वेंट्रिकल में जाने का जो सर्किट है उसमें री एंट्रेंट सिग्नल पास होते रहता है। तो पीएसवीटी में जो है तुम्हारे हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो एट्रिया में प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे होंगे तो ऐसे दिखते हैं। अब अगर एवी नोड में प्रॉब्लम है, जैसे कि नॉर्मली ऐसे नोड से एवी नोड पे सिग्नल जाना चाहिए था, ऐसे नोड पे गया, ऐसे नोड से एवी नोड पे चले गया, ऐसे एवी नोड पे जो है तुम्हारा फिर सिग्नल थोड़ी देर के लिए रुका, फिर आगे पास हुआ। लेकिन अगर ये रुकने में अगर बहुत ज्यादा देर तक रुका तो उसी को बोलते हैं अपन एवी नोडल ब्लॉक्स। ठीक है, अगर वो ज्यादा देर तक रुका उसी को अपन क्या बोलते हैं, एवी नोडल ब्लॉक्स बोलते हैं, क्योंकि एवी नोड में जो डिले था वो डिले बढ़ गया। अब उसमें तीन टाइप्स है, प्राइम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री। अब फर्स्ट डिग्री बोले तो कम है, माइल्ड केस है, जैसे कि पीआर। तो एवी नोड में डिले में ज्यादा टाइम बढ़ा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा, क्योंकि पीआर सेगमेंट का टाइम यहाँ बढ़ जाता है, इसलिए पीआर इंटरवल जो है तुम्हारा ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है। सिर्फ पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग अगर होगा तो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक है। लेकिन अगर सिर्फ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन कभी कभी डिसीज थोड़ा आगे प्रोग्रेस अगर हो गई होंगी तो ये जो सिग्नल है यहाँ से पास जो आगे होने का था, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डिले ज़्यादा हो रहा था फर्स्ट डिग्री में सिर्फ, लेकिन सिग्नल हर एक पास हो रहा था। लेकिन सेकेंड डिग्री में क्या होता है, कुछ सिग्नल्स पास नहीं होते, इतना ज़्यादा डिले हो जाता है कि कुछ सिग्नल पास नहीं होते, तो उसको सेकेंड डिग्री ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें और टाइप है, मोमेंट्स टाइप 1, टाइप 2, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे देखेंगे। थर्ड डिग्री ब्लॉक। अब थर्ड डिग्री ब्लॉक में क्या होता है, एवी नोड में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि एवी नोड कोई भी सिग्नल आगे जाने नहीं दे रहा है। ऐसे नोड ने सिग्नल जनरेट किया, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, अब ये सिग्नल यहाँ पे एवी नोड पे पहुंचने के बाद आगे जाके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कराना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करता है, एवी नोड पे सिग्नल पूरे बंद हो जाते हैं। तो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, पी वेव बन जाएगी। लेकिन बॉडी के अंदर का जो हार्ट है, ये हार्ट की एक स्पेशल क्वालिटी है कि हार्ट के अंदर हर एक सेल की इफिशियंसी है कि वो इम्पल्स जनरेट कर सकता है खुद से, और खुद कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर भेज सकता है और कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है। जैसे कि अपने एट्रिया के अंदर एएफ और वो जो एट्रियल फिल्टर अभी जो अपन देखें, वो उसी वजह से हो रहा है कि एट्रिया के हर सेल में जनरेट करने की पावर थी। अब अपन अपने प्रॉब्लम क्या था, एवी नोड में जो है सिग्नल आगे जा नहीं रहा, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन वेंट्रिकल को सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या। अब वेंट्रिकल में क्या होता है, खुद सेल्स जनरेट करना चालू करती है इम्पल्स, खुद से कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स आगे भेजते हो, और जिससे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की डिसीज है, इसमें एट्रिया खुद से काम करता है, वेंट्रिकल खुद से काम करता है, दोनों का रेट जो है अपने अपने हिसाब से चलता है। ऐसे नोड की पावर जो है एक इम्पल्स जनरेट करके आगे फॉरवर्ड करने की 60 to 100 की है, एवी नोड की जो है 40 to 60 है, और वेंट्रिकल की खुद की जो है वो 20 to 40 की है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा रेट नहीं जनरेट कर सकते वेंट्रिकल, लेकिन खुद से इम्पल्स बनाता है उसकी और खुद जनरेट करके पास करता है। तो 20 to 40 के रेट के हिसाब से वेंट्रिकुलर रेट आएगा उसमें, और एट्रिया का 60 to 100 के हिसाब से आएगा। तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में पी वेव अपना अपना चलता है, क्यूआरएस अपना अपना चलता है, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। इसके बोलते हैं अपन एवी डिसोसिएशन। ठीक है, तो एट्रिया के कुछ देख लिया अपन ने, एवी नोड में प्रॉब्लम है तो कैसा होता है देख लिया आपने। आगे अगर वेंट्रिकल के कंडक्शन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, अगर राइट साइड के वेंट्रिकल के कंडक्शन पाथवे में प्रॉब्लम है, अगर पास नहीं हो रहा है सिग्नल, तो क्या होता है, सिग्नल लेफ्ट वेंट्रिकल को पास होता है और यहाँ से सिग्नल यहाँ पास हो जाता है।
और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करा देता है। तो यहाँ से सिग्नल ब्लॉक होके यहाँ से यहाँ जाने तक उसको QRS को टाइम लग जाता है। नॉर्मल QRS की जो विड्थ होती है वो अपनी 0.08 to 0.12 सेकंड की होती है, लेकिन अगर इसको टाइम डिले हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे पहले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है लेफ्ट, उसके बाद राइट वेंट्रिकल को जाके कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है यही सिग्नल, तो टाइम लग जाएगा, तो QRS वाइड हो जाता है। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में मेन फीचर जो होता है QRS वाइडनिंग होते हैं। उसके बाद दूसरी और एक फीचर होती है जिससे अपन डिफाइन करते हैं कि RBB है, लेकिन पहला मेन फाइंडिंग जो होना चाहिए वो QRS वाइडनिंग है। उसी तरीके से लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर हुआ होगा और राइट बंडल ब्रांच अगर अच्छा है उसका, तो यहाँ का सिग्नल बंद होगा, राइट वेंट्रिकल पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर यहाँ से सिग्नल यहाँ पास होगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ड्यूरेशन यहाँ से जाने को सिग्नल वहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाने तक टाइम लग जाएगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन को टाइम लग जाएगा, QRS वाइड हो जाता है। तो नॉर्मली QRS कितना होता है 0.08 to 0.12 सेकंड होता है, ये डिले हो जाता है, वाइड हो जाता है, मोर देन 0.12 सेकंड, इसको जो बोलते हैं LBBB, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ठीक है, तो इन दोनों की मेन फीचर क्या होती है, वाइड QRS। अब आगे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच में एक टिपिकल फीचर होता है, वो अपन बाद में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो दोनों में कॉमन फीचर है वो है वाइड QRS। उसी तरीके से VT और VF में जो है वेंट्रिकल के कौन सा भी सेल अपना अपन कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल भेजता है VT में, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, जो कि वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन कराने का ऑर्डर भेजता है। वीपर से आने की जगह पे वेंट्रिकल खुद से ऑर्डर भेजता है। उस टाइम पे भी अगर सिग्नल यहाँ से जनरेट हो रहा है तो यहाँ तक जाने तक टाइम लग जाता है, तो इसमें भी वाइड QRS मिलता है। VF में भी जैसा AF है उस तरीके से VF में फिब्रिलेशन जैसा कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनता है इसमें वेंट्रिकल्स में। AF में एट्रिया में होता है, VF में वेंट्रिकल में होता है, जो कि इर्रेगुलर होता है। उस तरीके से उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, जिसमें हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, सिर्फ फिब्रिलेशन होते रहता है हार्ट का। ठीक है, उसमें भी तुमको वाइड QRS मिलता है, क्योंकि सिग्नल यहाँ से वहाँ जाने को तो टाइम लग जाता है, या फिर यहाँ से यहाँ आने को टाइम लग जाता है। ठीक है, तो 4 हो गए वाइड QRS के। कौन से LBB, RBB, VT और VF। ठीक है, तो अभी जैसा आपने देखे कि P वेव जो है एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन है, PR सेगमेंट जो है तुम्हारा AV नोडल डिले है, और ये दोनों को मिला के अपन बोलते हैं PR इंटरवल। और उसके बाद QRS जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है, ST सेगमेंट की अपने वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का स्टेट है, और T जो है वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन है, और Q से T तक इसको बोलते हैं अपन QT इंटरवल। ठीक है, और T और P के बीच में जो होता है इसको TP सेगमेंट बोलते हैं, यानी कि एक बीट खत्म होने के बाद दूसरे बीट के बीच में जो फ्लैट लाइन आ जाती है उसको TP सेगमेंट बोलते हैं, और इसी को आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं। ये लाइन पे ही आप डिसाइड करते हैं कि PR सेगमेंट और ST सेगमेंट फ्लैट इन लाइन है या फिर एलिवेशन है या फिर डिप्रेशन। ठीक है, तो TP सेगमेंट के कंपैरिजन में ही कमेंट करते हैं अपन कि PR सेगमेंट और ST सेगमेंट इन लाइन है क्या। ठीक है, अगर PR सेगमेंट अगर TP सेगमेंट के ऊपर जा रहा है तो उसको बोलेंगे PR सेगमेंट एलिवेशन, अगर नीचे आ रहा है तो डिप्रेशन, जो भी पेरिकार्डाइटिस में मिलता है अपने को। और ST सेगमेंट एलिवेशन जो है TP सेगमेंट के ऊपर जा रहा था वो, या फिर डिप्रेशन है, जो कि तुमको MI में मिलता है। ठीक है, और बहुत सारे कॉजेस हैं दूसरे अलग अलग उसके। तो इस हिसाब से TP सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है। नॉर्मल PR इंटरवल कितना होता है 0.12 सेकंड टू 0.2 सेकंड, और QT इंटरवल कितना होता है 0.4 to 0.44 सेकंड होता है ऑलमोस्ट। और अगर लेस देन 0.35 सेकंड अगर हुआ तो उसको बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ QT इंटरवल, और अगर मोर देन 0.5 सेकंड से है अगर QT इंटरवल तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग QT इंटरवल। प्रोलॉन्ग QT इंटरवल जनरली ये लैंड अप करता है टॉर्साइटिस डिपॉइंटिस में, जो कि एक टाइप है अपना VT का। और QT इंटरवल में जो है जनरली अपने को करेक्टेड QT इंटरवल निकालना पड़ता है हार्ट रेट के हिसाब से, उसका फॉर्मूला होता है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, उतने डिटेल में अपन जाएंगे नहीं, क्योंकि अपने को ये जो क्लास में अपने को सीखना है मेन ये है कि ECG देखने के बाद तुमको बेसिक चीज़ें सब समझ में आना चाहिए, और इमीडिएटली तुम कुछ ना कुछ तो डायग्नोसिस तक पहुंचना चाहिए, और तुमको ECG देखने के बाद डर नहीं लगना चाहिए। मेन मकसद ये है कि ECG देखने के बाद तुमको डर नहीं लगना, क्योंकि कभी कभी हैप्पीजाइड ECG अगर आ गया तो तुमको कहाँ देखना है यही नहीं समझ में आता। तो अपने को वो स्टेप्स एक बार देखना है, थोड़ी देर बाद अपन देखेंगे स्टेप वाइज कैसा अपने को अप्रोच करना है। ये थोड़ा बुकिश
टाइप अप्रोच नहीं है, एक प्रैक्टिकल टाइप अप्रोच है। तो इसको अगर तुम इसको अप्लाई करते रहेंगे तो बेसिकली तुम आराम से इसको याद कर सकते हैं। बुकिश टाइप अगर होगा तो वो रेट रिदम एक्सिस पहले देखते हैं, लेकिन अपन थोड़ा अप्रोच अलग कर रहे हैं। और इसमें जो है एक बात याद रखना है पक्का कि ईसीजी जो है विजुअल बेस्ड स्टडी है। तुम जितने बार ज़्यादा देखोगे और एक पैटर्न को याद कर लोगे वो जल्दी से याद होगा तुमको। इसमें पीछे रॉकेट साइंस कुछ नहीं, ये बेसिक थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी समझ में आ गई ना, तो ईसीजी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, वो ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, सिर्फ बार बार रोज प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। तो अभी अपन जो ड्यूरेशन का बोल रहे थे उसमें 1 mm का जो छोटा बॉक्स है ना अपना, जो 1 mm बाई 1 mm का साइज होता है छोटा बॉक्स, तो 1 mm जो है उसका 0.04 सेकंड का होता है। और एक बड़ा बॉक्स जो है 5 स्मॉल बॉक्स का है, इसी वजह से 5 मल्टीप्लाई बाई 0.04 सेकंड जो होता है 0.2 सेकंड्स हो जाता है, ठीक है। इसलिए एक बड़ा बॉक्स जो है 0.2 सेकंड्स का ड्यूरेशन का होता है। इसी हिसाब से देखो ना, अगर QRS देख रहे तुम तो ये 0.04 सेकंड, इसका मतलब 2 स्मॉल बॉक्स टू 3 स्मॉल बॉक्स का QRS होता है। और QT इंटरवल जो है ऑलमोस्ट मोर देन 2 बिग बॉक्स होता है। PR इंटरवल जो है ऑलमोस्ट 1 बिग बॉक्स होता है इसके हिसाब से, ठीक है। अब कमिंग टू स्टेप्स हाउ टू अप्रोच टू ECG। इसमें जो है कभी भी ECG अपने को मिला तो सबसे पहले सेकंड लीड देखना है, क्योंकि वही रिदम लीड होती है। 1 2 3 AVR AVL AVF और फिर V1 V2 V3 V4 V5 V6 ऐसे पूरे लीड्स होते हैं, और नीचे एक रिदम लीड होती है, सेकंड लीड जो होती है वो रिदम हार्ट को बेस्ट रिप्रेजेंट करने वाली जो लीड है वो सेकंड लीड है, क्योंकि वेक्टर के डायरेक्शन में ऑलमोस्ट होती है। तो इस हिसाब से सेकंड लीड में अपने को देखना है। अब सेकंड लीड में स्टेप्स कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले QRS को देखेंगे, QRS के बाद PT PR इंटरवल QT इंटरवल ST सेगमेंट, उसके बाद फिर रेट रिदम एक्सिस देखेंगे। तो अब इसमें कैसे देखेंगे, पहले QRS जो है, QRS एक बार मिल गया आपको तो QRS के पहले कौन रहता है P वेव, उसके बाद कौन रहता है T वेव। P वेव और QRS के बीच में कौन है PR सेगमेंट मिला तो PR इंटरवल मिल गया। QRS के बाद में जो है T वेव है, QRS और T के बीच में कौन है ST सेगमेंट है, तो तुमको QRS ST और T वेव मिला तो QT इंटरवल मिल जाता है। इस स्टेप्स में जाना है अपने को। अब सबसे पहले QRS जो है, QRS में 3 चीजें देखना होता है कि एम्पलीट्यूड कितना है, विड्थ कितनी है और RV प्रोग्रेशन कैसा है। तो QRS में सबसे बड़ा प्रॉब्लम सब मैक्सिमम मेडिकोस को आता है, तो QRS समझ में ही नहीं आता QRS कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ, और QRS है भी तो कौन पूरे लीड में। तो इस कंफ्यूजन की वजह से सब प्रॉब्लम होता है और बाद में से इसी समझ में नहीं आता और हार्ड लगती है। लेकिन QRS एक बार समझ में आ गया तो बाकी सब इजीली सब मिल जाता है। तो QRS का कैसा है, QRS अलग अलग पैटर्न्स में आता है। कोई कुछ लीड्स में, हर लीड्स में अलग अलग पैटर्न मिलता है QRS का। अब इसमें कुछ नॉर्मल हो सकता, नॉर्मल वेरिएंट हो सकता या एबनॉर्मल हो सकता, अब वो अपने को ढूंढना पड़ता है। लेकिन पहले पैटर्न समझना चाहिए कि पैटर्न होते कैसे कैसे। QRS जो है फर्स्ट नेगेटिव वेव उसको Q बोलते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव वेव आफ्टर फर्स्ट नेगेटिव वेव उसको R वेव बोलते हैं, फर्स्ट नेगेटिव वेव आफ्टर फर्स्ट पॉजिटिव वेव उसको S वेव बोलते हैं। तो QRS की ये डेफिनेशन को पक्का याद रखना है, क्योंकि ये डेफिनेशन पे ही सब घूमता है। अब ये इसमें सिर्फ एक पॉजिटिव वेव है, नेगेटिव वेव नहीं है दोनों भी, तो ये फर्स्ट पॉजिटिव वेव इसको R वेव बोलेंगे। अगर इसकी साइज छोटी होती तो छोटा R लिखते थे, बड़ी साइज है बोल के बड़ा R लिखा है। अब इसमें देखो एक R है और इसमें ये पहला जो है फर्स्ट पॉजिटिव वेव आ गई, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है फर्स्ट नेगेटिव वेव आफ्टर फर्स्ट पॉजिटिव वेव है। अब ये क्या हुआ RS हुआ। QRS के पैटर्न ये नहीं है, ये सिर्फ RS पैटर्न, इसमें R बड़ा है और RS थोड़ा छोटा है, इसी वजह से R कैपिटल है और S छोटा है। अब इसमें R छोटा है और S बड़ा है, इसलिए RS पैटर्न। इसमें Q वेव नहीं है, इसमें फर्स्ट नेगेटिव वेव और फर्स्ट पॉजिटिव वेव है आफ्टर फर्स्ट नेगेटिव वेव। तो नेगेटिव वेव जो है ये बड़ी है, इस वजह से Q बड़ा लिखा है, R भी बड़ा है इसलिए R बड़ा लिखा है, तो QR है, इसमें S वेव नहीं है। ये दोनों नेगेटिव वेव मर्ज है, इसमें पॉजिटिव वेव नहीं है, इसलिए इसको QS बोलते हैं। इसमें फर्स्ट पॉजिटिव वेव है इसलिए ये R हुआ, उसके बाद फर्स्ट नेगेटिव वेव आफ्टर फर्स्ट पॉजिटिव वेव इसलिए S हुआ, और नेगेटिव वेव के बाद और एक
पॉजिटिव वेव, इस वजह से इसको आर डैश है। ये आर डैश पैटर्न है, आर डैश पैटर्न। अब इस आर वेव में जो है यहाँ पे एक छोटा सा नॉच हुआ है। आर जो बनना था नॉर्मली ऐसा बनना चाहिए आर, तो ये जाने के बाद यहाँ पे एक नॉच हो गया, नॉच तैयार हुआ, इसको आर नॉच बोलते हैं। और ये आर वेव में बना, लेकिन यहाँ पे एस में नॉच बना। यहाँ पे आर में भी नॉच है और एस में भी नॉच है, ऐसे रहेंगे तो इसको फ्रैगमेंटेड क्यूआरएस बोलते हैं। ये अलग अलग पैटर्न्स है क्यूआरएस के। ये पैटर्न्स अपने को बहुत सारे लीड्स में, बहुत सारे अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग टाइप्स के क्यूआरएस पैटर्न्स मिलते हैं। अपना काम सबसे पहले ये होता है कि क्यूआरएस का पैटर्न कैसा है पहचाना। पैटर्न एक बार मिल गया कि भाई ये आरएस है या क्यूआरएस है या सिर्फ क्यूएस है या सिर्फ आरएस आर डैश पैटर्न है, तो इसके पहले का जो रहेगा वो पी वेव है, उसके बाद जो है वो टी वेव। इसलिए क्यूआरएस को ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यूआरएस एक बार मिल गया तो तुम आराम से फिर आगे के स्टेप्स में आराम से देख सकते हैं कि क्यूआरएस में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो उसके बाद देखेंगे अपन विड्थ कितनी है। क्यूआरएस नॉर्मली कितना होता है 0.08 टू 0.12 सेकंड का होता है। अगर इस रेंज में है या इससे कम होगा तो नैरो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और अगर मोर देन 0.12 सेकंड का है अगर इसका विड्थ, उसको बोलते हैं वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। आर वेव प्रोग्रेशन का जो होता है जनरली V1 टू V6 में जो है आर वेव बड़ी होती जाती है। V1 में आर वेव छोटी होती है, एस वेव बड़ी होती है। V2 में थोड़ा आर वेव बड़ी हो जाती है, एस वेव थोड़ी छोटी हो जाती है। V3 और V4 में ऑलमोस्ट कभी V3 में और कभी V4 में आर वेव और एस वेव इक्वलाइज हो जाते हैं, और V5 और V6 में आर वेव बड़ी हो जाती है और एस वेव ऑलमोस्ट डिसअपियर होती है, फिर बहुत छोटी हो जाती है। ये नॉर्मली आर वेव प्रोग्रेशन होता है। ये अगर प्रोग्रेशन अगर लॉस हुआ तो जनरली तुमको एंटीरियर वॉल्यूम में मिलता है ऐसा, तो ये भी एक अपने को चेक करना होता है क्यूआरएस में। दूसरा उसमें क्यूआरएस का जो एम्पलीट्यूड अपन देख रहे थे कि क्यूआरएस का एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, विड्थ में जो है नैरो विड्थ का देख लिया अपने। अब एम्पलीट्यूड बोलते हो हाइट कितनी है, ठीक है। अगर हाइट बहुत ज्यादा है तो ये हाई वोल्टेज हुआ, और हाइट अगर बहुत कम है तो लो वोल्टेज हुआ। तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए उसके डेफिनेशन दिए वाले नो कि कब डिफाइन करेंगे कि लो वोल्टेज है, कब बोलेंगे हाई वोल्टेज है। तो लो वोल्टेज के लिए है कि 5 mm से अगर कम है लिम लीड्स में, यानी कि 1, 2, 3 और AVR, AVL, AVF में, और अगर लेस देन 10 mm है चेस्ट लीड्स में V1 टू V6 में, तो तब बोलेंगे अपन लो वोल्टेज है। उसी तरीके से अगर हाई वोल्टेज के लिए क्राइटेरिया क्या है, जो कि तुमको LVH में मिलता है, LVH में तुमको हाई वोल्टेज मिलता कि एस वेव जो है V1 की प्लस आर वेव इन V6 इनका प्लस अगर मोर देन 35 mm अगर आ रहा है तो इसको बोलते हाई वोल्टेज क्राइटेरिया इज प्रेजेंट फॉर LVH। उसके लिए दूसरा और एक क्राइटेरिया है कि आर वेव जो है AVL में मोर देन 11 mm की अगर होगी तो वो भी बोलते हैं कि हाई वोल्टेज के। ये जनरली अपन LVH के लिए अप्लाई करते हैं। RVH के लिए जो है लार्ज आर वेव मिलते हैं अपने को V1 में और लार्ज एस वेव मिलते हैं V6 में। ये हाई वोल्टेज जनरली अपने को LVH और RVH में मिलते हैं, इसलिए इसका क्राइटेरिया बना है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अपने क्यूआरएस का जो है वोल्टेज देखा, यानी कि एम्पलीट्यूड देखा कि हाइट कितनी हो रही है। अगर नॉर्मल, और इन दोनों के बीच में जो है वो नॉर्मल रेंज है। अगर छोटी है तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, जिसमें हार्ट के अराउंड फ्लूइड जमा होता है, बाहर से चेस्ट लीड्स लगे वाले, लिम लीड्स लगे वाले, तो फ्लूइड के अंदर हार्ट जो है फ्लोट होता है, जिस वजह से कभी करीब आता है कभी दूर जाता है। इस वजह से कभी कभी क्यूआरएस छोटा मिलता है और कभी कभी क्यूआरएस बड़ा मिलता है, कभी छोटा मिलता है कभी बड़ा मिलता है। इसको जो बोलते हैं इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस, और वो जो छोटा है उसको बोलते हैं लो वोल्टेज क्यूआरएस, ठीक है। क्यूआरएस का मेन अपन यही देखते हैं कि एम्पलीट्यूड कितना है और विड्थ कितनी है, ठीक है। ऐसे उस हिसाब से नैरो वाइड और लो वोल्टेज हाई वोल्टेज हो, और आर वेव प्रोग्रेशन V1 टू V6 में कैसा है। उसके बाद अपन पैटर्न्स का अपन देख लिए। क्यूआरएस के बाद अपन देखते हैं पी वेव। पी वेव में जो देखते हैं अपन कि पी वेव पहले देखेंगे अपन नॉर्मल कैसी है। जनरली नॉर्मल जो है अपनी पी वेव लिम लीड्स में जो है सिर्फ 2.5 mm हाइट होती है, 2.5 mm हाइट होती है, और चेस्ट लीड्स में जो है 1.5 mm की हाइट होती है, और ब्रेथ जो है उसकी यानी कि विड्थ जो है 3 mm की होती है, बस 3 mm की विड्थ होना चाहिए दोनों की चेस्ट एंड लिम लीड्स में। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल स्मूथ कॉन्टर होता है, ये नॉर्मल पी वेव होती है। अब अगर ऐसी
पी वेव, और जनरली पी वेव जो है बाकी हर जगह पे पॉजिटिव होती है, लेकिन एवीआर और वी1 में तुमको नेगेटिव पी वेव मिलती है। अभी नॉर्मल है उसके लिए, नॉर्मल ईसीजी में तुमको नेगेटिव मिलती है एवीआर में और वी1 में। तो इसी वजह से अपने को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हर एक जो बिट है, QRS है, P है, T है, इनका हर एक अपना अपना पैटर्न पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पैटर्न जो है नॉर्मल भी हो सकते हैं और नॉर्मल वेरिएंट भी हो सकते हैं, और कभी कभी अब नॉर्मल होते हैं। तो इस वजह से अगर अभी जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव पी वे लिखा है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पी वे बाकी लीड्स में मिलता है, लेकिन नेगेटिव कहाँ मिलेगा? एवीआर और वी1 में। अब एवीआर में और वी1 में अगर नेगेटिव मिल रहा है तो तुम कंफ्यूज हो जाएंगे अब नॉर्मल है, नहीं, वो उसके लिए नॉर्मल है, वो यानी कि वो लीड के लिए नॉर्मल है, वो उसी तरीके से आएगा हर पेशेंट में, ठीक है। अभी कभी कभी बाइफेजिक पी वेव मिलता है जो कि वी1 में जनरली मिलता है, ये फिब्रिलेटरी वेव है, इसको पी वेव नहीं बोलते, इसको एएफ में की जो फिब्रिलेटरी वेव है वही फिब्रिलेटरी वेव बोलते हैं इसको, क्योंकि पी वेव प्रॉपर नहीं बनता है, इससे फिब्रिलेशन होता है, इससे पर्स में हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये फ्लटर वेव्स है जो कि शॉर्ट टूथ लाइक पैटर्न है, जो कि एट्रियल फ्लटर में मिलता है अपने को, उसका पैटर्न है, इसको पी वेव नहीं बोलते, इसको फ्लटर वेव बोलते हैं। ये टॉल पी वेव्स है। अब ये टॉल पी वेव जो मिलता है अपने को, इसकी हाइट ज़्यादा हो, हाइट 2.5 mm या 1.5 mm से ज़्यादा हो रही है, तो इस ये कब किस में होता है? ये राइट एट्रियल एनलार्जमेंट अगर हो रहा है तो उसमें उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, और अगर लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट अगर है पेशेंट में तो उसको एम माइट्रल मिलता है, एम लाइक पैटर्न पी वेव मिलता है। इसमें विड्थ उसकी ब्रॉड हो जाती है, इसमें हाइट ज़्यादा हो जाती है। तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में हाइट ज़्यादा होती है, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट विड्थ ज़्यादा होती है और एम पैटर्न मिलता है, इसको पी पल्मोनल बोलते हैं, इसमें एम माइट्रल बोलते हैं। इसको याद रखने के लिए है लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में माइट्रल वॉल है, एम माइट्रल, तो एम पैटर्न लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, तो ये इसका पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद टी वेव, टी वेव में कैसा है अपना नॉर्मल जो इसका एम्पलीट्यूड होता है लेस देन 5 mm होता है लिम्ब लीड्स में, और लेस देन 10 mm होता है चेस्ट लीड्स में। इसका भी स्मूथ काउंटर होता है टी वेव का, और ड्यूरेशन जनरली QT इंटरवल के रिलेट करता है। तो ये नॉर्मल ऐसा टी होता है, लेकिन अब कभी कभी टॉल टी वेव्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो जनरली वो लेस देन 2/3 ऑफ आर वेव होना चाहिए। यंग एथलेटिक्स अगर पेशेंट है तो उनमें जो है नॉर्मली ऐसे जो है टी वेव जो है उनके टोन ज़्यादा होती है, जिस वजह से टी वेव टॉल मिल जाता है उनमें भी, ठीक है। वो नॉर्मल है उस पेशेंट के लिए, नॉर्मल वेरिएंट है नॉर्मली, लेकिन टी वेव ऐसा होता है, एथलेट्स में नॉर्मल वेरिएंट है। अब ये जो है ये पी वेव पीक्ड टी वेव है, ये पीक्ड टॉल टी वेव्स जो है तुमको हाइपरकेलेमिया में मिलते हैं। हाइपोकेलेमिया में क्या होता है? फ्लैट टी वेव्स मिलते हैं, इसमें टॉल होते हैं हाइपरकेलेमिया में, और हाइपोकेलेमिया में फ्लैट हो जाते हैं। और अब ये पीक में जो है ये टॉल पीक टी वेव्स में जो है बेस जो है उसका नैरो है, लेकिन अगर इस्चेमिक अगर टी वेव्स देखना है उसमें टी वेव जो है ब्रॉड बेस होता है और टॉल टी वेव्स होते हैं। ये हाइपर एक्यूट स्टेमी मिलता है। इसके बाद ये पहला साइन है, इसके बाद एसटी एलिवेशन होता है। स्टेमी एसटी एलिवेशन एमआई जो होता है उसमें पहली फाइंडिंग जो है हाइपर एक्यूट टी वेव्स होती है, उसके बाद ही एसटी एलिवेशन होता है। तो अगर उतने अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट आया है तो तुमको टॉल टी वेव्स मिल सकते हैं उसमें, जिसका ब्रॉड बेस होता है। ये हाइपरकेलेमिया में नैरो बेस होता है। फिर टी वेव इन्वर्टेड हो सकती है। अब इन्वर्टेड में जो है छोटा इन्वर्जन भी हो सकता है, सिमेट्रिक टी इन्वर्जन भी हो सकता है, डीप टी इन्वर्जन भी हो सकता है। अब डीप टी इन्वर्जन जो है तुम्हारा आईसी ब्लीड या सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट में भी, या फिर सेरेब्रल कैटास्ट्रोफीज में जो है डीप टी इन्वर्जन्स मिलते हैं। ये सिमेट्रिक टी इन्वर्जन्स और ये जो टी इन्वर्जन है ये इस्चेमिक टी इन्वर्जन्स होते हैं। ये इस्चेमिक का मतलब ये है कि सिर्फ अगर टी इन्वर्जन है तो पोस्ट इस्चेमिया में होता है, एमआई आके गया है इस पेशेंट में टी इन्वर्जन होता है। लेकिन अगर इसके साथ में एसटी डिप्रेशन है तो ऑन गोइंग है, वो एसटी डिप्रेशन डिनोट करता है तुम्हारा कि एमआई चालू है। टी इन्वर्जन सिर्फ ये डिनोट करता है कि ये पोस्ट एमआई है, ठीक है। अगर ओनली टी इन्वर्जन अगर होगा तो ठीक है। इसके बाद आपने देख लिया कि वायरस देख लिए, पी वेव देख लिए, टी वेव देख लिए, ठीक है। इसके बाद जो है इंटरवल पे आएंगे और क्यूटी इंटरवल पे आएंगे, ठीक है। पीआर इंटरवल जो है प्रोलॉन्ग जनरली एवी नोडल ब्लॉक्स में आता है, अभी आपने देख लिया कैसा होता है, एवी नोड में टाइम लग जाता है। और अगर किसी में डिसीज है कि एट्रिया ऐसे नोड से सिग्नल जो है एवी नोड को पास ही नहीं हो रहा है,
आगे असल में जो है एबी नोड से बंडल ऑफ हिस और आगे जाके बंडल परकिंजी फाइबर से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था। ऐसे सिग्नल पास होने की जगह पे ऐसे नोड से डायरेक्टली वेंट्रिकल में अगर एंट्री हो रही है उसकी, ये सब बाईपास करके, तो ये WPW सिंड्रोम में होता है। तो ये एबी नोडल डिले रहेगा क्या वो बिट में? नहीं रहेगा। जिस वजह से PR सेगमेंट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो वैसे टाइम पे तुमको जो है ना P वेव आता है और डायरेक्टली QRS बन जाता है और उसके बाद T वेव बनता है। तो PR सेगमेंट को बाईपास हो जाता है क्योंकि एबी नोड को बाईपास कर दिया उसने, डायरेक्टली एट्रिया से वेंट्रिकल पास हुआ, इसमें यहाँ पे डेल्टा वेव बन जाती है, ठीक है। वो WPW सिंड्रोम में होता है, शॉर्ट टर्म PR इंटरवल। अब कमिंग टू QT इंटरवल, QT इंटरवल में भी वैसे देखते हैं अपन प्रोलॉन्ग्ड है या शॉर्ट टर्म है। प्रोलॉन्ग के जनरली कॉजेस मेनली ड्रग्स है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में है। ड्रग्स में जो है एंटीबायोटिक्स आते हैं, मैक्रोलाइड्स है, फ्लोरोक्विनोलोन्स है, उसके बाद ऑन्डेंसिट्रॉन है, TCA है, एंटी एरिथमिक खुद ड्रग्स जो है वो खुद कॉज करते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो कि एरिथमिया नहीं कॉज करने के लिए वो खुद भी QT प्रोलॉन्ग करते हैं कुछ। फिर वहाँ से पोटेशियम, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और CNS कैटास्ट्रोफिस में QT इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है। प्रोलॉन्ग का मतलब ये है कि मोर देन 0.44 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा और 0.45 सेकंड तो डेंजरस है। और शॉर्टनिंग का मतलब है कि लेस देन 0.35 सेकंड्स में शॉर्टन QT इंटरवल बोलेंगे। वो जनरली तुमको हाइपरकैलेमिया में और हाइपरकैल्सीमिया में मिलता है, ठीक है। उसके बाद ST सेगमेंट जो है एलिवेशन है और डिप्रेशन है। अब ST सेगमेंट का एलिवेशन अपन देखेंगे TP सेगमेंट कैसा है। अगर TP सेगमेंट के लेवल में है तो वो नॉर्मल लेवल में है। अगर इसके ऊपर TP सेगमेंट के ऊपर चले गया तो उसको ST सेगमेंट एलिवेशन बोलेंगे, इसके नीचे गया तो उसको बोलेंगे ST डिप्रेशन। जनरली ST डिप्रेशन के जो है 3 पैटर्न मिलते हैं। अप स्लोपिंग ST डिप्रेशन, यानी कि यहाँ पे S के बाद यहाँ पे डिप्रेशन हुआ है लेकिन अप स्लोप हो रहा है, फिर T वेव बना। हॉरिजॉन्टल T इन्वर्जन, सॉरी हॉरिजॉन्टल ST डिप्रेशन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो रहा है फिर ऊपर जा रहा है, T वेव हो रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। ये इस्चेमिक है जनरली, ये सिग्निफिकेंट इस्चेमिया को डिनोट करता है। और अप स्लोपिंग है जनरली नॉर्मल वेरिएंट होता है, तो इसमें इस्चेमिया का कंसिडरेशन नहीं होता है। ये डाउन स्लोपिंग है, यहाँ पे यानी कि नीचे जा रहा है फिर यहाँ से T वेव बन रहा है, इसको डाउन स्लोपिंग होती है, ये भी इस्चेमिया को डिनोट करता है। उसी तरीके से ST एलिवेशन के अलग अलग पैटर्न्स आते हैं। अलग अलग पैटर्न बोलते हो जब भी R वेव, अब ये जो है R वेव है, R वेव के बाद ST सेगमेंट ऐसा कॉन्वेक्स बना, फिर वहां से नीचे जाके T वेव बनता है। तो ये कॉन्वेक्स जो है ये इस्चेमिया को डिनोट करता है। उसके बाद यहाँ पे R वेव बना, ये हॉरिजॉन्टल बना, सॉरी R वेव बना, ये स्ट्रेट बना, उसके बाद T वेव बनता है। अब यहाँ पे R वेव बना, ये ST सेगमेंट जो है हॉरिजॉन्टल बना, उसके बाद T वेव बना। तो ये हॉरिजॉन्टल ये सब इस्चेमिया को डिनोट करते हैं। ये R वेव बना फिर डाउन स्लोपिंग है, फिर यहाँ पे सिर्फ QS वेव है, R वेव नहीं है। QS वेव है, ST सेगमेंट ऊपर चला, एलिवेशन हुआ फिर नीचे उतरा। ये RS पैटर्न है, फिर ST सेगमेंट एलिवेशन हुआ फिर T वेव बना फिर नीचे उतरा। ये Q वेव है, फिर R वेव है, उसके बाद ST सेगमेंट बना, उसके बाद नीचे आके T इन्वर्जन हुआ फिर आगे गया। ये R वेव है, स्लाइटली ST एलिवेशन हुआ, उसके बाद T वेव बना, ये आगे गया। R वेव यहाँ पे ST सेगमेंट ऐसा एलिवेट हुआ फिर T वेव बना, आगे गया। तो इस हिसाब से अलग अलग पैटर्न्स है ये ST एलिवेशन के। ये 3 है तुम्हारे ST डिप्रेशन के। ये जो कॉन्केव टाइप है, R वेव बना, S वेव बना, और ये कॉन्केव टाइप ST एलिवेशन है फिर T वेव बना। ये कॉन्केव टाइप जो है नॉर्मल वेरिएंट है। जैसा ST डिप्रेशन का मैंने बोला अप स्लोपिंग हुआ तो ये नॉर्मल वेरिएंट होता है। तो अगर ऐसी फाइंडिंग्स दिख रहे हैं, यंग पेशेंट है तो ये नॉर्मल वेरिएंट कंसिडर करके अपन कंसिडर कर सकते हैं कि भाई इस्चेमिक नहीं है। तो इस हिसाब से अपना ST सेगमेंट को देखना चाहिए। हमने अपने यहाँ पे कैसे देखे, QRS देखा, अलग अलग पैटर्न्स देखे, P वेव देखा, अलग अलग पैटर्न्स देखे, T वेव के अलग अलग पैटर्न्स देखे, PR इंटरवल कैसा प्रोलॉन्ग्ड है, शॉर्टन्ड है, QT इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है, शॉर्टन्ड है, उनके कुछ डिजीज है, ST सेगमेंट का एलिवेशन है या डिप्रेशन के अलग अलग पैटर्न्स है। तो ये पैटर्न्स को ढूंढना तुम्हारा स्किल है मेन। ये पैटर्न्स अगर ढूंढ लिए तुमने तो तुमको आराम से मिल जाता है कि QRS कौन सा है, P कौन सा है, T कौन सा है, इनके बीच में का PR इंटरवल कौन सा है और QT इंटरवल कौन सा है। ये ढूंढना ही मेन स्किल है। ये मिलने के बाद ये फाइंडिंग्स के कौन से डिसीज मिलते हैं, बस इतना ही देखना है बस। जैसे कि अगर QRS वाइडेंड है तो कॉजेस ऑफ QRS वाइडेंड कौन से है, फिर वो कॉजेस ढूंढे तो उसके स्पेसिफिक एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न को सिर्फ अप्लाई करना होता है। जैसे कि ST एलिवेशन है, ST एलिवेशन के कॉजेस है, जैसे STEMI एक कॉज है, LBB में मिलता है, LVH में मिलता है,
तो ऐसे अलग अलग डिसीज जिसमें एस्टिवेशन होता है, तो वो कॉजेज ढूंढना है फिर मानने से। एसटी डिप्रेशन है, जैसे कि एसटी डिप्रेशन एंस्टे में मिलता है और दूसरे कॉजेज से। तो लेकिन मेन ये फाइंडिंग मिलना जरूरी है। जैसे मैंने बोला पहले अपन सेकंड लीड में देखते हैं सबसे पहले ये सब, इसके बाद हर लीड में चेक करते हुए जाना होता है। शुरुआत में एक पेपर पे लिख के तुम कर सकते प्रैक्टिस कि हर लीड में तुमको क्या क्या फाइंडिंग्स मिले हैं। उसके बाद तुम जो है उसको बार बार देखेंगे तो एटलीस्ट ऑलमोस्ट ब्रेन में एक इमेज बन जाती है कि तुमको कैसे याद करना है इसको। तो पहले कीवर्ड्स पी टी पी आर इंट्रोल क्यू टी इंट्रोल और एस टी सेगमेंट देखना है। इसके बाद तुम रेट रिदम और एक्सिस देखेंगे। बाकी बुक्स में कैसे दिया है, पहले रेट रिदम एक्सिस पहले दिया है, वहाँ से पी क्यू आर एस टी ऐसा सीक्वेंस है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि पहले क्यू आर एस देखना चाहिए। उस क्यू आर एस क्योंकि कभी कभी बहुत हैफाजार्ड आता है इसी दिन, जैसा वी टी है, वी एफ है, फिर एस वी टी है या कोई पीवीसी है, जिसमें तुमको हैफाजार्ड क्यू आर एस दिख गया कि फिर टेंशन आता है कि वहाँ ईसीजी में चल क्या रहा है, समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता है। इस वजह से मुझे लगता है सबसे पहले क्यूआरएस देखना चाहिए। इस बात ही तुमको आराम से सब बाकी चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, कमिंग टू फिर रेट एंड रिदम और एक्सेस। तो रेट में कैसा करते हैं अपन, आर इंटरवल में कितने बॉक्सेस है वो गिनते, उस हिसाब से अपन रेट काउंट कर सकते हैं। अगर रेगुलर अगर आर इंटरवल हर आर इंटरवल में का जो डिस्टेंस है वो रेगुलर आ रहा है, तो अगर रेगुलर आ रहा है तो उस टाइम पे अपन दो फॉर्मूले उसके, स्मॉल बॉक्स के साथ कैलकुलेट करने का एक है और बड़े बॉक्सेस के साथ एक कैलकुलेट करने का है। स्मॉल बॉक्सेस का फॉर्मूला है 1500 बाय नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस इन बिटवीन आर इंटरवल, और स्मॉल बिग बॉक्सेस का फॉर्मूला है नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस बिटवीन टू आर इंटरवल और 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस। ये अगर रेगुलर है तो ये दो फॉर्मूले हैं। और अगर इरेगुलर अगर होगा जिसमें आर इंटरवल इक्वल नहीं है, फिर किसी में 2 बिग बॉक्स आएंगे, किसी में 4 बिग बॉक्सेस, आप कौन सा लेंगे? तो ऐसे टाइम पे तुमको क्या करना होता है कि 6 सेकंड की जो रिदम लीड होती है, 6 सेकंड की जो ईसीजी की रिदम लीड होती है, उसमें के उसमें ऑलमोस्ट 30 बिग बॉक्सेस आते हैं। तो 30 बिग बॉक्सेस में कितने क्यूआरएस आए हैं वो देखते हैं अपन, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो, आपको हार्ट रेट मिल जाएगा उसका। तो ये जनरली अपन एएफ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, रेट का हो गया। रिदम में जो है, रिदम का मतलब ये था कि हर एसए नोड इज द किंग। इसने ऑर्डर भेजा एवी नोड को, एवी एट्रिया जब तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर एवी नोड से बंडल ऑफ फिश परकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये हर पी वे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो हर पी वे के बाद क्यूआरएस है और दोनों साथ में है ये, और एसए नोड इज द किंग। ये डिनोट करता है नॉर्मल साइनस रिदम। इसकी कैपेबिलिटी कितनी है ऐसे नोड की, 60 to 100 के रेट से कॉन्ट्रैक्ट करा सकता। लेकिन बाई चांस अगर किसी डिसीज में ऐसे नोड काम नहीं कर रहा और बंद है, तो एवी नोड जो है उसको ओवरटेक करता है और एवी नोड खुद से सिग्नल भेजना चालू करता है। तो सिग्नल, लेकिन एवी नोड की कितनी कैपेसिटी है, वो सिर्फ 40 to 60 है। 40 to 60 के रेट से ही वो सिग्नल जनरेट कर सकता है। इसको इस टाइम पे बोलते हैं जंक्शनल रिदम। अब मुझे बोलो एसए नोड से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन जंक्शनल रिदम जो है, एवी नोड जो है एसए नोड का एट्रिया के ऑलमोस्ट नीचे है। तो इस टाइम पे जब जंक्शनल रिदम बनता है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट बराबर होते रहते हैं, लेकिन सिग्नल जो है इसमें रिवर्स ट्रैक करके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिस वजह से जंक्शनल रिदम में पी वेव्स जो है इन्वर्टेड आते हैं ऑलमोस्ट हर लीड में, और क्यूआरएस जो है तुम्हारा नॉर्मल आता है। जंक्शनल रिदम में नॉर्मल क्यूआरएस बनता है नैरो कॉम्प्लेक्स, और ये वापस जाने की वजह से वेक्टर के अगेंस्ट नेगेटिव पी वेव बनती है। ठीक है, ये जंक्शनल रिदम है। और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का रेट कितना होगा, 40 to 60 होगा, ये एट्रिया का और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। उसी तरीके से अगर एसए नोड बंद हो गया, एवी नोड बंद हो गया, तो वेंट्रिकल्स के अंदर कैपेबिलिटी है परकिंजी फाइबर के अंदर कि खुद से कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल भेज सकते हैं। लास्ट अटेम्प्ट है हार्ट का वो बचाने के लिए, क्योंकि वेंट्रिकल ही बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ये लास्ट अटेम्प्ट है अपने बॉडी का अपने को बचाने के लिए कि एसए नोड बंद हुआ, एवी नोड हुआ, तो वेंट्रिकल खुद से सिग्नल भेजते कॉन्ट्रैक्शन का। लेकिन उनका रिदम जो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर रिदम, लेकिन उनका रेट की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, 20 to 40 होती है। सिर्फ 20 to 40 के रेट से ही कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो। अगर ऐसा जो वेंट्रिकल में अगर एक बीट आ रहा है, वेंट्रिकल में का एक कोई सेल सिर्फ बीच में एक आधी सिग्नल जनरेट कर रहा है जिससे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ से, तो वाइट क्यूआरएस तो बनेगा। मैंने बोला था कि यहाँ से यहाँ जाने को टाइम लग जाता है, इसलिए वाइट क्यूआरएस ही बनेगा। वेंट्रिकल रिदम में क्या बनने वाले, वाइट क्यूआरएस ही बनेगी। एवी नोड या जो कि जंक्शनल रिदम, इसमें नैरो कॉम्प्लेक्स ही बनेगी, क्योंकि नॉर्मली बरोबर से जा रहा है सिग्नल,
आगे। ऐसे नोड में कैसे बनेगी, नॉर्मल साइनस रिदम में नैरो क्यूआरएस ही बनेगी, लेकिन वेंट्रिकुलर रिदम में कैसे बनेगी, वाइड क्यूआरएस बनेगी। और पीवीओ रहेगी कि इसमें पीवीओ नहीं रहती, क्योंकि ये रिवर्स स्टैक नहीं होता, वापस जाता नहीं सिग्नल, यहीं पे रहता है। तो वेंट्रिकुलर रिदम में पीवीओ नहीं होते हैं। अगर सिर्फ एक बिट बना वेंट्रिकल रिदम का, उसको पीवीसी बोलते हैं, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कि वेंट्रिकल का एक से सिग्नल एक जनरेट कर रहा है जिससे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बिट बना सिर्फ। वही अगर 40 to 100 के रेट से अगर बना रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम रेट। वेंट्रिकुलर रिदम जनरेट 20 to 40 रहना चाहिए था, अगर इसका रेट अगर बढ़ गया 40 to 100 हुआ, उसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रेट। और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है उसमें मोर देन 100 का रेट होता है। ये हर चीज़ सेम है इनमें, वेंट्रिकुलर रिदम, पीवीसी, एक्सीलरेटेड आईडीवी और वीटी, ये सब सेम है, सिर्फ रेट का फर्क है, ठीक है। फाइनली कमिंग टू एक्सिस। एक्सिस बेसिक इतना याद करना है बस कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है या राइट एक्सिस डेविएशन है या एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में कैसा होता है, नॉर्मली कैसा होता है, इसको याद करने की ट्रिक है कि 1 और AVF देखना है। 1 और AVF में जनरली पॉजिटिव वेव आते हैं, आर वेव पॉजिटिव आते हैं और ये नॉर्मल है, ठीक है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में क्या होता है, लेफ्ट फॉर L फॉर लिविंग, फर्स्ट लीड में जो है पॉजिटिव आर वेव आती है, लेकिन वो AVF में जो है नेगेटिव एस वेव ज़्यादा डोमिनेट होती है, तो जिस वजह से लिविंग है, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। नॉर्मल में कैसा था, दोनों पॉजिटिव थे आर वेव। राइट एक्सिस डेविएशन में रीचिंग है, तो फर्स्ट लीड में जो है आर वेव जो है तुम्हारा छोटा होता है, एस वेव डोमिनेट होता है, तो एस वेव ज़्यादा डीप रहेगा, और AVF में आर वेव डोमिनेंट होता है, बड़ा होता है, और एस वेव थोड़ा छोटा होता है, जिस वजह से रीचिंग है। एस वेव हो इधर का फर्स्ट का और आर वेव AVF का, तो रीचिंग है राइट एक्सिस डेविएशन। और एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन में दोनों भी नेगेटिव ही होते हैं, एस वेव ज़्यादा डोमिनेट होता है 1 में, और AVF में भी एस वेव डोमिनेट होता है, तो ये एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। तो ये जनरली ऐसे याद करके तुमको इजीली फाइंडिंग मिल जाएंगी, राइट रिदम एक्सिस। तो बेसिकली इस तरीके से इतने एक चार्ट में तुम पूरा इसीलिए मैक्सिमम डिसीजेस, मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकते हैं इसमें से, बस इसको बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है।